हमारा जो लेक्चर था ना वो दरमियान में ही रह गया था, मतलब कि एक मीटिंग हमने पढ़ी थी। तो वहां से हम शुरू करते हैं जो बातें हमने उस दिन डिस्कस की थी, ठीक है। फिर हम आगे करेंगे, आगे चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता से चीज़ों को हमने कवर करना है, ठीक हो गया। और कोई जल्दी नहीं है हमें, मतलब कि हमने अच्छे से पढ़ना है, हमने क्वालिटेटिव पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने लगे थे, हमारे पास जो टॉपिक था वो था पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने ये बात देखी थी कि सबसे पहले ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास मास्टर ग्लैंड होता है, ठीक है। जो कि एंडोक्राइन, पूरा जो एंडोक्राइन हमारे पास जितने भी ग्लैंड्स हैं ये सबको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो ये कंट्रोल करता है आपके पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को, तो इस वजह से हमने इसको कह दिया था मास्टर ग्लैंड, ठीक है। पहली बात। दूसरा, हमने कहा था कि इसकी लोकेशन किधर होती है, तो हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होता है वो हमारे पास बेस ऑफ स्कल, जो स्कल है, ठीक है, स्कल बोन जो होती है वो इसकी बेस में आपके पास लाई कर रहा होता है। इसके बाद मैंने एक एमसीक्यूज मेंशन किया था आपके लिए, वो ये था कि अगर आपके पास ऑप्शन आता है, मतलब कि एमसीक्यूज ये आता है कि वेयर पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है कि स्केफाइड बोन जो है ना, स्कल की बोन होती है स्केफाइड, ठीक है। वहां पे इन्वेजिनेशन होती है, ठीक है, बोनी इन्वेजिनेशन, जिसको हमने कहा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड की जो कवरिंग होती है जिसको कहा जाता है सेला टर्शिका। तो ये आपके पास एमसीक्यूज है कि पिट्यूटरी ग्लैंड किधर पड़ा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सेला टर्शिका जो है वहां पे ये आपके पास पड़ा होता है, ठीक है। और ये जो आपके पास लोकेशन है, ये जो इन्वेजिनेशन है, ये आपके पास स्केफाइड बोन में एक डीप इन्वेजिनेशन कवरिंग होती है जिसको कहते हैं सेला टर्शिका, और वहां पे लाई कर रहा होता है, ठीक है। यहां तक बात हो गई। नेक्स्ट हमारे पास ये बात थी, हमने कहा था कि एक प्रॉपर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस बनता है। यहां पे मैं बात लिखता हूं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस, ठीक है। और ये जो एक्सिस है ये आपके पास रिस्पॉन्सिबल होता है तमाम सिक्रीशंस के लिए। तो इसमें आप नाम से ही देख सकते हैं कि इसमें हाइपोथैलेमस भी है, ठीक हो गया, इसमें पिट्यूटरी भी है। और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं किसी भी किस्म की सिक्रीशंस के लिए, ठीक है। तो ये जो एक्सिस है ये आपके पास डिपेंड करेगा एक तो हाइपोथैलेमस पे, दूसरा आपके पास पिट्यूटरी पे। तो हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें तो हाइपोथैलेमस से हमारे पास कुछ रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होते हैं, रिलीजिंग फैक्टर्स, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास कुछ इनहिबिटरी फैक्टर भी हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीज करता है, ठीक है। इनहिबिटरी फैक्टर्स, दो किस्म के फैक्टर्स जो हैं वो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा। इनके इन्फ्लुएंस से, मतलब कि अगर तो रिलीजिंग फैक्टर रिलीज कर रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में आपके पास क्या होगा कि पिट्यूटरी हार्मोन आपके पास स्पेसिफिक आपकी जो हार्मोन है उसकी सिक्रीशन करेगा, ठीक है। और अगर इनहिबिटरी फैक्टर आपके पास हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया है तो वो पिट्यूटरी को इनहिबिट कर देगा। दो बातें हैं। और इसके बाद हमारे पास हमने ये देखा था, जल्दी जल्दी से मैं बता देता हूं आपको, कि जो हमारे पास ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये कौन कौन से हार्मोन की सिक्रीशन करता है। तो यहाँ पे हमारे पास हमने एक निमोनिक देखा था, फ्लैट पीजी। फ्लैट पीजी के नाम से मैंने आपको बताया था कि ये निमोनिक है, FLAT PG। कि एफ से आपके पास FSH हार्मोन, एल से LH, ए से ACTH, और टी से TSH, पी से प्रोलेक्टिन, और जी से आपके पास ग्रोथ हार्मोन। तो ये हार्मोन्स हैं जिनकी सक्रीशन आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड इसके अलावा भी कुछ हार्मोन्स की सक्रीशन करता है, जैसे कि ऑक्सीटोसिन और वेजोप्रेसिन। तो इनको हमने अलहदा क्यों लिखा हुआ है, हमने उस दिन भी बात की थी कि हमारे पास ये वाले जो हार्मोन्स हैं FSH LH, जो कि फ्लैट पीजी के नाम से हमने शुरू किए हैं, ये हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। ये सारे के सारे एंटीरियर पिट्यूटरी,
PITUITAR पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होंगे। और इसके अलावा दो जो आपके पास रिमेनिंग रह गए हैं, ऑक्सीटोसिन और वेजोप्रेसिन, ये आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो आपके पास है यहां से रिलीज होते हैं। ठीक है, ये था थोड़ा सा ओवरव्यू कि हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो किस तरह से काम करेगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन की सेक्रेशंस करते हैं, और ये कहाँ पे लाई कर रहा होता है। यहाँ पे एक और बात थी कि हमारे पास हमने कहा था कि अडीनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो कि FSH LH ACTH ये हॉर्मोन्स की सेक्रेशंस करता है, ये आपके पास हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स, तो ये आपस में कनेक्टेड होते हैं ब्लड वेसल्स की मदद से। ठीक है जी, और इसी वजह से इसको कहा जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, और इसके पैरेलल अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें, तो ये जो हमारे पास ग्लैंड होता है ये हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स नहीं होती बल्कि हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी इंटरकनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, तो इसी वजह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है और एंटीरियर पिट्यूटरी को अडीनोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। यहां पे एक और बात आप क्लियर करते जाएं कि जो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी है ये हमारे पास ओरल एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है। ओरल एक्टोडर्म, ये बात थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन करता हूं कि इसका क्या मतलब है। ओरल एक्टोडर्म, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है, वो हमारे पास जो एक्टोडर्म जिसने हमारी GIT बनानी होती है, GIT मतलब ओरल वाला जो पार्ट है ना, ओरल एक्टोडर्म का पार्ट जो है वो ही आपके पास क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी बनाता है। बेसिकली होता क्या है कि यहाँ से रथ के पाउच ओरिजिनेट होता है ओरल एक्टोडर्म से, जो कि आपके पास नेक्स्ट फर्दर एंटीरियर पिट्यूटरी बना देता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो आपके पास न्यूरल एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है। न्यूरल एक्टोडर्म एम्ब्रियोलॉजिकली आपके पास जो रीजन है, तो एम्ब्रियोलॉजिकली जो लेयर्स होती हैं जैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तो वही बात है, उसी को लेके हम आगे चल रहे हैं। तो ये आपके पास MCQs में वो ये दोनों चीजें पूछ सकता है। ठीक है, तो ये मेंशन कर देते हैं हम न्यूरो एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। ठीक है, तो ये आपके पास जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है अगर MCQs आए तो ये आपके पास न्यूरल एक्टोडर्म से बनता है। ठीक है, और जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो आपके पास ओरल एक्टोडर्म से बनता है। दूसरा और आसान करके हम ये भी कह सकते हैं कि आपके पास जो ब्रेन है, जिस पूरा जो ब्रेन जिस लेयर से बनता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होगा वो भी आपके पास उसी लेयर से बनेगा। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो आपके पास न्यूरल एक्टोडर्म से नहीं बनेगा बल्कि वो बनेगा ओरल एक्टोडर्म से। ठीक है, तो ये भी आपके पास MCQs है, MCQs। ठीक है, तो ये जो जितने MCQs थे हम दोबारा से उनको डिस्कस करते हैं। एक दफा मैं रिवाइज करता हूं कि कौन कौन सी बात यहाँ पे अहम है जो पता होनी चाहिए आपको। कहाँ पे लाई कर रहा होता है, सेला टर्शिका। ठीक है, उसके अलावा आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरल एक्टोडर्म से, एंटीरियर पिट्यूटरी आपके पास ओरल एक्टोडर्म से, एंटीरियर पिट्यूटरी अडीनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, और एंटीरियर पिट्यूटरी आपके पास होता क्या है कि पहले आपके पास रथ के पाउच बनता है ओरल एक्टोडर्म से। ठीक है, और रथ के पाउच आपके पास दोबारा से एंटीरियर पिट्यूटरी बना देता है। 6 हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है, FSH LH ACTH TSH प्रोलैक्टिन, और 2 जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन और वेजोप्रेसिन। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये बात की थी कि कुछ हार्मोन्स आपके पास ऐसे हैं जो कि लिपोफिलिक इन नेचर होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि आपके पास हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। जो हार्मोन्स आपके पास लिपोफिलिक इन नेचर हैं वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे और आफ्टर क्रॉसिंग द मेम्ब्रेन दे विल पेनिट्रेट इनटू द सेल एंड रीच टू द साइटोप्लाज्म। और इनका जो रिसेप्टर होता है, स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, वो आपके पास DNA या साइटोप्लाज्म के ऊपर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और जो हाइड्रोफिलिक आपके पास
हॉर्मोन्स होते हैं उनका जो रिसेप्टर है वो आपके पास मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट होगा। इसी वजह से जो हाइड्रोफिलिक हॉर्मोन्स हैं वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते, बल्कि जो सेल होता है सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर ही रिसेप्टर इनका पड़ा होता है। ठीक है, इसकी मिसाल कौन कौन से हार्मोन है आपके पास, और लिपोफिलिक की मिसाल कौन कौन से हैं, मैं एक एक एग्जांपल लिख देता हूं। हाइड्रोफिलिक जैसे कि आपके पास इंसुलिन है, इंसुलिन हार्मोन है, या ग्लूकागोन आपके पास जो हार्मोन है, ये जो हार्मोन है ये लिप हाइड्रोफिलिक होते हैं और ये मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करते। ठीक है, उसके अलावा ग्रोथ हार्मोन की अगर हम बात कर लें जीएच, तो ये भी आपके पास हाइड्रोफिलिक होता है। लिपोफिलिक जो है सारे के सारे स्टीरॉयड हार्मोन्स, कौन कौन से स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं हमारे पास? स्टीरॉयड हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, ठीक है जी, और उसके अलावा दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन सा है? हमारे पास ईस्ट्रोजन की हम बात कर सकते हैं, ईस्ट्रोजन भी यही होता है। ठीक है, लिपोफिलिक इन नेचर है। और उसके अलावा हमारे पास जो है थायराइड हार्मोन जो है वो भी लिपोफिलिक इन नेचर होता है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो मेम्ब्रेन क्रॉस करेंगे और अंदर जाके साइटोप्लाज्म या डीएनए के ऊपर इनके रिसेप्टर पड़े होते हैं। ठीक है, ये थी मोटी मोटी सी बातें जो हमने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट हमारे पास हम मैंने कहा था कि प्रोओपियो मेलिनोकोर्टन आपके पास एक क्या होता है, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है जो कि आगे आपके पास एमएसएच और कोर्टिकोट्रोपिन की सिक्रीशन करता है। ठीक है, अब ये जो बातें जितनी हमने पढ़ी हैं इनको हम दोबारा फर्स्ट एड पे जाते हैं और देखते हैं कि वहां पे कहाँ ये बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं तो हमारे पास ये देख आप लोग देख सकते हैं कि पहली बात है कि ये जी उन्होंने लिखा हुआ है कि ये अडीनो हाइपोफाइसिस आपको नजर आ गया होगा। तो अडीनो हाइपोफाइसिस क्यों कहा गया है, ये बात हो गई है हमारे पास। कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? छह के छह मैंने आपको बता दिए थे, ठीक हो गया। उसके अलावा आपके पास जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो न्यूरो हाइपोफाइसिस है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्यों कहा जाता है? ठीक है जी, कौन से दो हार्मोन्स हैं आपके पास? वेजोप्रेसिन है, ठीक है, और उसके अलावा आपके पास ऑक्सीटोसिन। ये दो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपके पास सिक्रीट होते हैं। यहाँ पे एक और बात बता दूं कि हमारे पास जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज होते हैं उनकी फॉर्मेशन आपके पास हाइपोथैलेमस में ही होती है। ये आपके पास मैंने थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये आपके पास हाइपोथैलेमस है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो दो हार्मोन है जैसा कि एडीएच और उसके अलावा आपके पास ऑक्सीटोसिन, तो ये जो दोनों हार्मोन है इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो आपके पास हाइपोथैलेमस में होती है। हाइपोथैलेमस में ही ये दोनों बनते हैं और यहाँ से प्रीपेड जो होते हैं वो आपके पास जब भी स्टिमुलस आएगा ऑक्सीटोसिन के लिए और जब भी एडीएच के लिए स्टिमुलस आएगा तो ये विद द हेल्प ऑफ न्यूरोफाइजन, एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है ये न्यूरोफाइजन्स, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्टर का काम करती है, इनको दोनों को ऊपर बिठा के लेके आती है। न्यूरोहाइपोफाइजिन कैरियर प्रोटीन का काम करती है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में लेके आएगी। फर्दर अगर हम बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बाद तो नेक्स्ट हमारे पास जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आगे ये दोनों जो हार्मोन्स जाते हैं वो आपके पास ये ब्लड वेसल्स की मदद से ही जाएंगे। ठीक है, पहले जो यहां तक आए हैं वो आपके पास न्यूरॉन्स की मदद से आए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास ब्लड वेसल्स की मदद से नेक्स्ट पूरी बॉडी में जाएंगे। लेकिन ऑन द अपोजिट जो एंटीरियर पिट्यूटरी के जितने भी हॉर्मोन्स हैं वो हाइपोथैलेमस से आपके पास बने बनाए नहीं आते, बल्कि क्या होता है उनके लिए उनके स्पेसिफिक रिलीजिंग फैक्टर या उनके स्पेसिफिक इनहिबिटरी फैक्टर जो है वो रिलीज होता है और वो आपके पास नेक्स्ट आते हैं और यहां से फिर उनके स्पेसिफिक आपके पास एफ एस एच एल एच, ठीक है जी, टी एस एच ए सी टी एच वो रिलीज होगा और वो उनको आगे लेके जाएगा पूरी बॉडी में और आगे भी जाहिर बात है ब्लड वेसल से ही जाएंगे। तो ये जो हमने ये जो दो पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो था वो हमने डिस्कस किया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो अहम बातें हैं एमसीक्यूज के हिसाब से ये बात जो है अल्फा सब यूनिट का क्या मतलब होता है, ठीक है, और ये बात हमें बहुत ज्यादा जो है वो एमसीक्यूज के लिहाज से अहम है। इसको हम वहां पे जाके दोबारा डिस्कस करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज है। बाकी ये सारा कुछ हो गया, ठीक है, और ये बात देख लें, ये मेंशन कर देता हूँ, डिराइव्ड फ्रॉम न्यूरोएक्टोडर्म, कि ये न्यूरोएक्टोडर्म से मिलके बनता है। ठीक है, और एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो आपके पास डिराइव्ड फ्रॉम ओरल एक्टोडर्म, और रेथ के पाउच जो है वो बनता है और उसके बाद फिर वो बनता है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अल्फा सब यूनिट की बात हम कर लेते हैं कि अल्फा सब यूनिट का क्या मतलब होता है। चलें जी, हमारे पास कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जैसा कि हमारे पास हम बात करते हैं एल एच,
ठीक है जी। उसके अलावा FSH, ठीक है, और उसके अलावा TSH, थायराइड, ठीक है। ये जितने भी हॉर्मोन्स हैं इनको अगर हम स्ट्रक्चरली देखें, इनकी साख्त को अगर हम देखें तो साख्त के हिसाब से ये आपके पास मुश्तमिल होते हैं दो स्ट्रक्चर्स पे, ठीक हो गया, इस तरह से दो स्ट्रक्चर्स पे। एक को हम कह देते हैं अल्फा सब यूनिट और एक को हम कह देते हैं बीटा सब यूनिट, ठीक है। अब ये जो हॉर्मोन्स हैं LH, FSH, TSH, ये अल्फा सब यूनिट इनका सिमिलर होता है तमाम का। LH का भी सेम होगा। अगर मैं कह देता हूं कि ये मैंने TSH बनाया, तो नीचे अगर हम इसके बाद बना देते हैं FSH, तो FSH का जो अल्फा सब यूनिट है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन उसका जो बीटा सब यूनिट है ना उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी और वो आपके पास क्या होगा, अल्ट्रेशन होगा, मतलब कि उसका बीटा सब यूनिट इस तरह का है। अब यहां से MCQs में वो किस तरह से पूछता है, वो ये कहता है कि अगर कोई फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट कंडीशन में उस फीमेल को क्या है कि मतलब कि हाइपरथायरॉयडिज्म क्यों हो गया। तो जैसे कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसकी बॉडी में बीटा HCG का लेवल ज्यादा होता है, बीटा HCG। तो बीटा HCG जो है वो उसका भी अल्फा सब यूनिट जो है वो सेम है। तो इसी वजह से अगर कोई प्रेग्नेंट है तो बीटा HCG का लेवल बॉडी में ज्यादा होगा। अगर बीटा HCG का लेवल बॉडी में ज्यादा होगा तो वो स्ट्रक्चरली आपके पास मिमिक करता है इन हॉर्मोन्स को, ठीक है। तो अब बीटा HCG है, लेकिन नेक्स्ट स्पेसिफिक जो रिस्पॉन्स आएगा, मतलब कि ये बीटा HCG है, इसको मैं कह देता हूं ये बीटा HCG था। तो बीटा HCG अब क्या होगा कि TSH की जगह जाके लग जाएगा, ठीक है। रिसेप्टर को समझ नहीं आएगी कि मेरे पास बीटा HCG आया है या मेरे पास TSH आया है, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें थायराइड हार्मोन की, तो थायराइड आपके पास थायराइड ग्लैंड से स्क्रीट होता है। तो थायराइड ग्लैंड के ऊपर बीटा HCG जाएगा तो वो भी सेम है, सेम कपड़े पहने हुए उसने, वो अगला बंदा उसको पहचान नहीं सकेगा। या TSH भी आएगा, आके लगेगा, तो आगे से इसने T3 T4 बनवाना है, तो सेम है। इसी वजह से अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसकी बॉडी में बीटा HCG का लेवल ज्यादा होता है, तो बीटा HCG आपके पास क्या कर देता है, मिमिक्री फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से वो थायराइड पे जाके लगता है, क्योंकि उसका अल्फा सब यूनिट सेम होता है। इसी वजह से प्रेगनेंसी में हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन मिलती है। तो ये हॉर्मोन्स हैं जिनके आपके पास क्या होते हैं कि अल्फा सब यूनिट जो होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। मैं आपसे एंड पे पूछूंगा कि आपको समझ आ रही है ही नहीं, क्योंकि अगर बार बार पूछेंगे तो इंटरप्शन होगी क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मैंने कुछ लिखा हुआ था कि आपके पास, जैसे शुरू में मैंने आपको बता दिया कि सम रिलीजिंग फैक्टर्स एंड सम इनहिबिटरी फैक्टर्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से हाइपोथैलेमस से आपके पास रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होते हैं, तो वो आपके पास ये मैंने लिखे हुए हैं। ग्रोथ, ये GnRH, ये भी रिलीजिंग फैक्टर है जो कि हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा। CRH, TRH, ठीक है जी। और डी डी लिखा हुआ है, इसका मतलब है डोपामीन। और आगे आपके पास लिखा हुआ है मैंने ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जो आपके पास है यहाँ पे एक्सेप्शन है, इसको हम इसी तरह से क्रॉस कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास हाइपोथैलेमस जो है वो दो इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज करता है। इसको और स्पेसिफिक कर लेते हैं और ज्यादा, कि आपके पास जो हाइपोथैलेमस है वो प्रोलैक्टिन का सिर्फ इनहिबिटरी फैक्टर जो है वो रिलीज करता है, बाकी सब के आपके पास रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करता है हाइपोथैलेमस। लेकिन डोपामीन का क्या करता है कि इनहिबिटरी फैक्टर जो है वो रिलीज करता है। इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा मैं, नेक्स्ट हम प्रोलैक्टिन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये MCQs है। MCQs कौन सा, कि आपके पास हाइपोथैलेमस कौन सा इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज करता है, तो आपके पास किस हार्मोन के रिलेटेड, तो प्रोलैक्टिन के रिलेटेड जो है वो इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज किया जाता है डोपामीन की शक्ल में, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास पिट्यूटरी से स्पेसिफिक रिस्पॉन्स के लिए स्पेसिफिक सेल होते हैं। जैसा कि अगर आपके पास GnRH है तो वो गोनेडोट्रोफ सेल के ऊपर आके लगेगा। तो गोनेडोट्रोफ सेल्स आपके पास क्या होते हैं, वो आगे LSH और FSH की सिक्रीशंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर CRH है तो वो कोर्टिकोट्रोफ सेल्स पे लगेगा और वो आगे प्रो ओपियो मेलिनोकोर्टिन रिलीज करेंगे, जो कि आगे MSH और ACTH में कन्वर्ट हो जाता है।
टीआरएच के लिए थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो रिलीज होता है वो थायरोट्रोफ सेल्स पे लगेगा और आगे टीएसएच की सेक्रीशंस करेगा। डोपामीन जो है आपके पास, डोपामीन रिलीज होगा और वो लैक्टोट्रोफ सेल्स को इनहिबिट करेगा और कहेगा कि भाई तू प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस ना कर। ये सारे जो हैं प्लस बना देते हैं, ये सारे रिलीजिंग फैक्टर हैं, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि डोपामीन जो है वो इनहिबिटरी है और वो क्या करेगा कि वो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करेगा। इसी तरह से जीआरएच, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो सोमैटोट्रॉफ सेल्स जो कि पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी में पड़े होते हैं, वहां पे आगे लगता है और आगे ग्रोथ हार्मोन की सक्रीशन होती है। इसके अलावा आपके पास सोमैटोस्टेटिन, ठीक है जी, सोमैटोस्टेटिन, ये आपके पास ग्रोथ हार्मोन के लिए दो फैक्टर हैं। एक तो आपके पास रिलीजिंग फैक्टर है जो कि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, उसके अलावा सोमैटोस्टेटिन जो है वो इनहिबिटरी फैक्टर है जो कि ग्रोथ हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होता है कि अगर तो जीएचआरएच रिलीज होगा तो ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होगा, और अगर सोमैटोस्टेटिन प्रोड्यूस होगा तो सोमैटोट्राफ्स को इनहिबिट किया जाएगा और ग्रोथ हार्मोन की सेक्रेशन रोक दी जाएगी। इसको फर्दर हम और ज्यादा पढ़ेंगे जब हम इंडिविजुअली एक एक हार्मोन को डिस्कस करेंगे। तो ये ओवरव्यू मैंने दिया है आपको। नेक्स्ट हमारे पास एलएसएच एफएसएच आएगा टेस्टीज में। यहाँ पे आपके पास क्या कर देगा कि यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। एसीटीएच आएगा तो कोर्टिसोल बनेगा, कोर्टिसोल आएगा, ठीक हो गया जी। उसके अलावा टीएसएच आएगा तो थायराइड हार्मोन बनेगा, T3 T4। प्रोलैक्टिन जो है वो आपके पास क्या करेगा कि लैक्टोजेनेसिस, मिल्क की फॉर्मेशन करवाता है। जो मिल्क की इजेक्शन होती है, ये लेट डाउन, जो मिल्क आपके पास रिलीज होता है वो आपके पास प्रोलैक्टिन नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन करता है, लैक्टोजेनेसिस, मिल्क बनाता है, ब्रेस्ट को प्रिपेयर करेगा, ठीक है। तो आपके पास जो यहाँ पे ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है जी, एल्वुलाई होती हैं, उनको सबको मतलब क्या करेगा, उनकी प्रिपरेशन करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट ग्रोथ हार्मोन जो है वो लीनियर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जो कि लीनियर ग्रोथ, जैसे कि जैसे जैसे हम ग्रोथ करते हैं हमारी जो हाइट है वो इंक्रीज होती है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हो गया सारे का सारा ओवरव्यू, ठीक है। तो यहां तक जितनी बातें हम पढ़ी हैं एक दफा हम पीछे जो है हमारे पास, इसका क्या काम है। प्रोलैक्टिन हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि ये मिल्क प्रोडक्शन करवाता है, तो मैंने ऊपर बात की कि हमारे पास जो प्रोलैक्टिन है इसके लिए स्पेसिफिक इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहा जाता है कि डोपामीन, ठीक है। तो डोपामीन क्या करेगा कि डोपामीन प्रोलैक्टिन की सक्रीशन नहीं होने देगा, प्रोलैक्टिन को रोक के रखेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जब तक डोपामीन की सक्रीशन होती है तो प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं होता। लेकिन जैसे ही हमारे पास डोपामीन ऊपर से रिलीज नहीं होगा, ठीक है, तो डोपामीन नहीं आएगा तो नेक्स्ट आपके पास प्रोलैक्टिन की जो सेक्रेशन है वो बढ़ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एमसीक्यू इस तरह से आ सकता है कि अगर आपके पास ये जो हाइपोथैलेमस है और उसके दरमियान में ये जो स्टार्क वाला हिस्सा, ये जो स्टार्क है दरमियान वाला जो हिस्सा है, अगर वो ये कहते हैं कि अगर ये डिस्ट्रॉय हो गई, रप्चर हो गई, टूट गई, ठीक है, तो इसकी वजह से आपके पास कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर है आपके पास प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। वो क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि डोपामीन जो है वो लैक्टोट्रॉफ सेल्स को इनहिबिट करके रखता है कि आपने प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन नहीं करनी। तो जैसे ही यहां से आपके पास स्टार्क रप्चर हुई है, टूटी है, पाथवे डिस्टर्ब हुआ है, टूटा है, तो जो आपके पास ब्रेक थी, जो कंट्रोल था वो खत्म हो गया है। तो अब ये जो लैक्टोट्रॉफ सेल्स हैं वो आपके पास क्या हो गए हैं कि वो ऑटोमेटिक हो गए हैं, वो खुद ब खुद ऑटो रिएक्टिव, मतलब खुद ब खुद ज्यादा से ज्यादा प्रोलैक्टिन जो है वो बनाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास प्रोलैक्टिन जो है वो किस तरह से काम करेगा, नेक्स्ट हम सारी बातें आगे देखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि हमारे पास डोपामीन जो है वो तो इनहिबिटरी फैक्टर के तौर पे काम करता है, लेकिन इसके अलावा, डोपामीन के अलावा आपके पास जो टीआरएच होता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ये जो आपके पास फैक्टर होता है जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, ये आपके पास लैक्टोट्रॉफ्स को क्या करता है, आपके पास लैक्टोट्रॉफ्स को रिलीजिंग फैक्टर के तौर पे काम करता है। मतलब कि टीआरएच जो है वो प्रोलैक्टिन की सक्रीशन को बढ़ाता है, प्रोलैक्टिन की सक्रीशन को बढ़ाएगा।
ठीक है जी। टीआरएच जो है वो प्रोलैक्टिन की सेक्रीशन को बढ़ाता है। डोपामिन इनहिबिटरी है लेकिन टीआरएच जो है वो बढ़ाता है। यहाँ पे क्लिनिकली हम रिलेट कर सकते हैं कि अगर किसी बंदे को हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है, हाइपोथायरॉयडिज्म, तो हाइपोथायरॉयडिज्म की क्या कंडीशन होती है कि इसमें आपके पास क्या होता है कि T3 और T4 जो है इसका लेवल आपके पास कम होगा। नेगेटिव फीडबैक से क्या होगा कि आपके पास ये जब कम होगा तो पीछे से आपके पास TRH जो है हाइपोथैलेमस से वो ज्यादा हो जाएगा। तो जब TRH ज्यादा होगा तो जैसे कि मैंने बताया कि TRH हाइपोथैलेमस से अगर ज्यादा होगा तो वो ना के सिर्फ और सिर्फ T3 T4 के लेवल को इंक्रीज करेगा, बल्कि इसके साथ साथ वो आपके पास प्रोलैक्टिन को भी बढ़ा देता है। तो इस तरह से आपके पास जो TRH है वो भी आपके पास प्रोलैक्टिन को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, ये बात हमने कर ली कि हमारे पास किस कंडीशन में प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा और किस कंडीशन में कम होगा। अगर बॉडी में TRH हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है तो इस कंडीशन में आपके पास प्रोलैक्टिन जो होगा वो ज्यादा होगा। प्रोलैक्टिन हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा ड्यू टू इंक्रीज ऑफ TRH। और अगर आपके पास डोपामीन ज्यादा है तो डोपामीन आपके पास क्या करेगा, इनहिबिटरी फैक्टर के तौर पे काम करेगा और वो प्रोलैक्टिन की फॉर्मेशन को रोकेगा। अब हमारे पास डोपामीन बॉडी में कब कब ज्यादा हो सकता है और कब कब प्रोलैक्टिन का लेवल कम हो सकता है। तो प्रोलैक्टिन आपके पास अगर कोई बंदा डोपामीन एगोनिस्ट यूज कर रहा है तो डोपामीन एगोनिस्ट यूज करने की वजह से हमारे पास क्या होगा कि प्रोलैक्टिन का जो लेवल है वो बॉडी में कम हो जाएगा। ठीक है जी। तो डोपामीन एगोनिस्ट जो है, डोपामीन एगोनिस्ट, डोपामीन एगोनिस्ट जो हैं ये आपके पास क्या करवा देंगे कि ये आपके पास सेम एक्ट लाइक अ डोपामीन, तो इस वजह से आपके पास डिक्रीज प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन का लेवल जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। और अगर कोई बंदा डोपामिन एगोनिस्ट किस कंडीशन में यूज किए जा सकते हैं, अगर कोई बंदा पार्किंसन का है तो पार्किंसन में आपके पास कोई बंदा पार्किंसन का है तो वो डोपामिन एगोनिस्ट लेगा। तो अगर वो डोपामिन एगोनिस्ट लेगा तो उस बंदे में प्रोलैक्टिन का लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि जो कोई बंदा डोपामीन एंटागोनिस्ट यूज कर रहा है तो डोपामीन एंटागोनिस्ट लेने की वजह से क्या होगा कि उसकी बॉडी में डो प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। डोपामीन एंटागोनिस्ट, डोपामीन एंटागोनिस्ट, अगर डोपामीन एंटागोनिस्ट है ना तो प्रोलैक्टिन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। प्रोलैक्टिन इंक्रीज होगा किस तरह से होगा, आपके पास एंटी साइकोटिक जितने भी ड्रग हैं, मेटोक्लोप्रामाइड, हेलोपेरिडोल, जो भी हैं, ये आपके पास क्या होंगी कि ये आपके पास डोपामीन को इनहिबिट करेंगी। ये डोपामीन को इनहिबिट करेंगी। जब इन डोपामीन को इनहिबिट किया जाएगा, ठीक हो गया, तो आपके पास क्या होगा कि डोपामीन नहीं है अब तो प्रोलैक्टिन जो होगा वो ज्यादा होगा। तो ये आपके पास एक दूसरे के साथ इनका ऑपोजिट अफेक्ट है। ठीक है जी। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास बात हमने डिस्कस करनी थी कि कब कब आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन जो है वो ज्यादा होगा और किस तरह से ये इफेक्ट करेगा। प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की कंडीशन में ये होता है कि प्रेगनेंसी की कंडीशन में बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक हो गया जी। तो अगर ईस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा है तो ये ईस्ट्रोजन क्या करेगा, नेक्स्ट आपके पास ईस्ट्रोजन का अफेक्ट ये होता है कि ये प्रोलैक्टिन को इन्हांस करता है, प्रोलैक्टिन को इन्हांस करेगा, प्रोलैक्टिन के लेवल को बढ़ाएगा। ठीक है, लैक्टोट्रोफ सेल्स को कहेगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस कर। लेकिन यहां पे एक्सेप्शन ये है कि प्रोलैक्टिन तो ज्यादा होगा, लेकिन प्रोलैक्टिन ज्यादा होने की वजह से इसका मतलब ये है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा लैक्टोजेनेसिस होनी शुरू हो जाए। मतलब कि अगर प्रोलैक्टिन ज्यादा है तो इसके पैरेलल हमें तो ये पता है ना कि ये मिल्क की प्रोडक्शन करता है तो लैक्टोजेनेसिस ज्यादा हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता क्योंकि एस्ट्रोजन तो ज्यादा होता है लेकिन इसके साथ साथ बॉडी में प्रोजेस्ट्रोन का लेवल भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है वो ज्यादा होता है। प्रोजेस्ट्रोन, तो प्रोजेस्ट्रोन क्या करेगा, प्रोजेस्ट्रोन आपके पास इनहिबिटरी इफेक्ट शो करेगा ऑन द प्रोलैक्टिन, इनहिबिटरी इफेक्ट,
इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द प्रोलैक्टिन, ठीक है जी, प्रोलैक्टिन पे इनहिबिटरी इफेक्ट होगा। इसका मतलब ये है कि प्रोजेस्टेरोन सिर्फ और सिर्फ आपके पास ब्रेस्ट की डेवलपमेंट के लिए प्रोलैक्टिन को हेल्पफुल करेगा, कि सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट है अगर, तो ब्रेस्ट की आपके पास क्या हो सकती है कि उसमें आपके पास ब्रेस्ट में उसकी जो डेवलपमेंट है वो हो सकती है। लेकिन जो मिल्क की प्रोडक्शन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब तक आपके पास प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा होता है तो तब तक आपके पास लैक्टोजेनेसिस नहीं होने देता, ठीक है। जैसे ही आपके पास प्रेगनेंसी हो जाती है, बेबी डिलीवर हो जाता है, तो फौरी तौर पे आपके पास क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो गया। प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हुआ, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होगा तो आपके पास फौरी तौर पे क्या होगा कि मिल्क की जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। अच्छा जी, तो हमने यहां तक बात इतनी पढ़ी है अभी तक। हमने ये कहा, दोबारा से मैं ओवरव्यू देता हूं आपको, कि आपके पास जो प्रोलैक्टिन है इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्या होगा कि ईस्ट्रोजन जो है वो बॉडी में ज्यादा हो जाएगा प्रेगनेंसी की कंडीशन में। तो ईस्ट्रोजन का क्या इफेक्ट होता है कि वो आपके पास ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लेवल को बढ़ा देता है, कि वो लैक्टोट्रॉफ सेल्स के पे जाके क्या करेगा, एज ए एक्सेलरेटर काम करेगा, कि वो कहेगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रोलैक्टिन बने, ठीक है। लेकिन प्रोलैक्टिन तो इनहांस होगा, लेकिन लैक्टोजेनेसिस का प्रोसेस जो होता है ना वो नहीं बनता, ठीक है। लैक्टोजेनेसिस जो होती है, जो प्रोसेस जिसके जरिए मिल्क की प्रोडक्शन होती है, वो नहीं हो पाती। वो क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन आपके पास, ये प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो आपके पास लैक्टोजेनेसिस नहीं होने देता, सिर्फ और सिर्फ जो है ब्रेस्ट की डेवलपमेंट करता है प्रोलैक्टिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ब्रेस्ट की डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है प्रोलैक्टिन, लेकिन लैक्टोजेनेसिस नहीं होती। और ये जो काम है वो किस वजह से होता है? प्रोजेस्ट्रॉन जो है। तो एमसीक्यूज ये है कि वाई लैक्टोजेनेसिस डज नॉट अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, विच हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेस्टेरोन जो है वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि लैक्टोजेनेसिस नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है। आफ्टर बेबी, जब बर्थ हो जाती है कि प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन खत्म हो गया तो बेबी की बर्थ होगी, तो जैसे ही बर्थ होगी प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क जो है वो इनिशिएशन, मतलब कि वो मेंटेन हो जाती है और दोबारा से मिल्क की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये एक क्लिनिकली पॉइंट ऑफ व्यू था जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि वो पूछ सकता है एग्जामिनर। नेक्स्ट हमारे पास बात है कि इन प्रेगनेंसी में और क्या इफेक्ट होता है। एक तो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा था, ठीक है, जो कि आपके पास क्या करवा रहा था कि प्रोलैक्टिन को भी इनहांस कर रहा था, कि प्रोलैक्टिन को भी वो बढ़ा रहा था, ठीक है जी। उसके अलावा आपके पास क्या था कि प्रोजेस्ट्रोन का लेवल ज्यादा था, तो प्रोजेस्ट्रोन क्या करवा रहा था कि डिक्रीज लैक्टोजेनेसिस। दो बातें हमने कर ली। और नेक्स्ट हमारे पास ये बात है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा होता है तो इसका एक इफेक्ट ये होता है कि जीएनआरएच, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन जो है ये इसको इनहिबिट कर देता है। तो गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन आपके पास हाइपोथैलेमस से ये रिलीज होता है, और हाइपोथैलेमस से रिलीज होने के बाद ये आपके पास क्या करता है, गोनेडोट्रोफ सेल्स के पास जाता है और उनको कहता है कि इंटीरियर पिट्यूटरी में जो पड़े होते हैं उसको कहता है कि भाई आगे क्या कर, एफएसएच और एलएच जो है उसकी प्रोडक्शन कर। एफएसएच और एलएच की प्रोडक्शन ये करवाता है, इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके अगर हम रेलिवेंट और अगर बात करें तो एलएच जैसे कि आपके पास ये क्या होता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है, और एफएसएच जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो ये सारे के सारे क्या करवाते हैं, ओवल्यूशन का काम करवाते हैं। तो अब आपके पास अगर ओवल्यूशन होगी, अगर हम बात कर लें कि ये आपके पास नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, जो कि आपके पास प्रोसेस होता है ओव्यूलेशन का प्रोसेस जो है, इन दो हार्मोन ये जो है रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। तो प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो प्रोसेस है वो इनहिबिट होता है। मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन जो प्रोसेस है वो तो इनहिबिट होता है। तो वो इसी वजह से इनहिबिट होता है कि प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन आपके पास जीएनआरएच को इनहिबिट कर देता है, ताकि प्रेगनेंसी जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है वो मेंटेन रह सके और फर्दर एफएसएच और एलएच की सिक्रीशन ना हो, ठीक है। तो
यहाँ पे आप लोगों ने मेरे से एक सवाल नहीं पूछा कि अगर एफएसएच और एलएच नहीं आएगा तो आपके पास, आपने कहा कि प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन का लेवल तो है वो ज्यादा, तो ये ईस्ट्रोजन आप कहाँ से लेके आ रहे हैं? तो ये आपके पास ईस्ट्रोजन जो होगा वो प्लेसेंटा से रिलीज होगा, प्लेसेंटा। ठीक है जी, प्लेसेंटा जो है वो आपके पास ईस्ट्रोजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलीज करता है। एफएसएच जो है, थीका ग्रेनुलोजा सेल्स जो होते हैं ओवरी में, वो जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, वहां से रिलीज नहीं होता बल्कि प्लेसेंटा से रिलीज होता है। ईस्ट्रोजन थ्री फॉर्म्स में होता है, एक आपके पास होती है ईस्ट्रायोन, ईस्ट्रायोन, दूसरी आपके पास होती है ईस्ट्राडायोल, डायोल, और तीसरी आपके पास होती है ईस्ट्रायोन, ईस्ट्रायोन। तो सॉरी, ईस्ट्रायोन, ईस्ट्राडायोल, तो ईस्ट्रायोल, सॉरी, ये जो है ईस्ट्रायोल है इसका नाम, ईस्ट्रायोल। तो आपकी बॉडी में, फीमेल बॉडी में ईस्ट्रोजन जो है वो तीन फॉर्म में, ये तीन कंडीशंस, ये आपके पास इसकी फॉर्म्स होती हैं जिसमें वो लाइक कर रहा होता है ईस्ट्रायोन। ये जो आपके पास ईस्ट्रोजन होता है, ये आपके पास बॉडी में कहां से आता है? एडिपोज टिश्यू, जो एडिपोज टिश्यू है ना, एक्सक्यूज मी, ये वहां से आपके पास सिक्रीट होता है, एडिपोज टिश्यू से। ठीक है जी, ईस्ट्रायोन और ईस्ट्राडायोल, ये जो आपके पास ईस्ट्रोजन की फॉर्म होती है, ये आती है ओवरी से, ओवरीज से। ठीक है, तो ओवरीज से आती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच। तो अगर आपके पास एफएसएच नहीं है तो ओवरी से ईस्ट्राडायोल भी नहीं बनेगा, लेकिन ये जो ईस्ट्रायोल है ये प्लेसेंटा से रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, तो इसी वजह से ईस्ट्रायोल जो है वो आपके पास, ये भी ईस्ट्रोजन है, तो ये इसका लेवल ज्यादा होता है, तो ये प्रोलैक्टिन को इन्हांस करता है और प्रोलैक्टिन जीएनआरएच को इनहिबिट कर देती है। फर्दर दरमियान में एक काम ये होता है कि प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो लैक्टोजेंसिस नहीं होने देता। ठीक है, तो ये जितनी बातें हमने की हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, ये आपके बहुत ज्यादा एमसीक्यूज हैं और ये आपने ऐसे ही याद करने हैं। ठीक हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ठीक हो गया जी। दो ड्रग्स की बात भी हमने कर ली कि कौन कौन से ड्रग्स जो हैं वो आपके पास डोपामीन एगोनिस्ट होंगे तो प्रोलैक्टिन को कम करेंगे, अगर डोपामीन एंटागोनिस्ट है, ठीक है, तो वो आपके पास प्रोलैक्टिन को बढ़ा देंगे। वो बात हमने कर ली कि किस तरह से, क्योंकि एज अ इनहिबिटरी के तौर पे काम करता है। प्रोलैक्टिनोमा, अगर किसी, सॉरी, फीमेल या मेल, अगर किसी की बॉडी में आपके पास प्रोलैक्टिनोमा हो गया है, तो प्रोलैक्टिनोमा मेन वजह क्या हो सकती है कि क्यों प्रोलैक्टिनोमा होगा? ठीक है, तो प्रोलैक्टिनोमा इस वजह से होगा कि जो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, वहां पे जो हमारे पास स्पेसिफिक सेल हैं जो कि प्रोलैक्टिन को स्क्रीट करते हैं, जिनका नाम है लैक्टोट्रोफ सेल्स। ये मैंने लिखा हुआ है लैक्टोट्रोफ सेल्स, सॉरी, लैक्टोट्रोफ सेल्स। तो ये अगर इनका आपके पास लैक्टोट्रोफ सेल्स जो हैं, ये आपके पास अनकंट्रोल सेल डिवीजन होना शुरू होगी लैक्टोट्रोफ्स की, तो यहाँ पे एडिनोमा बन जाएगा। और ये जो एडिनोमा होगा स्पेसिफिक लैक्टोट्रोफ सेल्स का, तो लैक्टोट्रोफ सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोलैक्टिन के लिए, तो प्रोलैक्टिन का लेवल जो होगा वो बॉडी में ज्यादा हो जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि प्रोलैक्टिनोमा ड्यू टू लैक्टोट्रोफ्स, लैक्टोट्रोफ्स एडिनोमा, एडिनोमा एक ये बात हो सकती है कि जिसकी वजह से प्रोलैक्टिनोमा। अच्छा, ये आपके पास इस वजह से भी हो सकता है। और उसके अलावा आपके पास प्रोलैक्टिनीमिया, ये तो प्रोलैक्टिनोमा मैंने कह दिया ना, तो प्रोलैक्टिनीमिया, प्रोलैक्टिनीमिया, इसका ये मतलब है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन ईमिया का मतलब होता है ब्लड, तो प्रोलैक्टिनीमिया, ओमा, यहाँ पे तो ट्यूमर है ना, बिनाइन ट्यूमर है तो एंड पे ओमा आ गया है, तो यहाँ पे ईमिया है, तो ईमिया का मतलब होता है ब्लड। तो प्रोलैक्टिन का लेवल ब्लड में क्यों ज्यादा होगा? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई पेशेंट अगर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ले रहा है, एंटीसाइकोटिक, तो ये आपके पास एमसीक्यूज है, ये आपने याद रखना है, एंटीसाइकोटिक ड्रग थेरेपी। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या करती हैं? थेरेपी, ड्रग थेरेपी, ये डोपामीन, डोपामीन एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ठीक है,
तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आपके पास डोपामीन को ब्लॉक कर दिया। तो जब D2 रिसेप्टर को ये आपके पास ब्लॉक कर दिया, तो आगे आपके पास जब इसको इनहिबिट किया, तो नेक्स्ट आपके पास लैक्टोट्रोफ्स जो हैं, लैक्टोट्रोफ्स, ठीक है, वो आपके पास क्या होंगे कि वो आपके पास ज्यादा से ज्यादा प्रोलैक्टिन की फॉर्मेशन करना शुरू कर देंगे। प्रोलैक्टिन ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी क्योंकि डोपामीन ने इसको रोका होता है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास हम बात कर रहे थे कि प्रोलैक्टिनोमा। तो प्रोलैक्टिनोमा हमारे पास कोई भी, यहां पे मैं बात आपको एक क्लियर कर दूं कि आपके पास पेचूटरी एडिनोमा, अगर कोई भी पेचूटरी एडिनोमा होगा, जितने भी हमने ऊपर सेल पढ़े हैं जैसे कि लेक्टोट्रॉफ्स है, गोनेडोट्रॉफ्स है, ठीक है, उसके अलावा सोमेटोट्रॉफ्स हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन की सेक्रेशन करता है, उसके अलावा आपके पास कौन सा, थायरोट्रॉप्स है थायराइड की, कोई भी आपके पास जो कि वहां पे आपके पास सेल्स होते हैं उनका एडिनोमा हो जाएगा, तो आपको सिनेरियो में क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा कि आपको आपके पास एक ट्राइएड मिलेगा कि वो आपके पास कहेगा कि पेशेंट प्रेजेंट विद द हेडेक, हेडेक, और उसके बाद आपके पास बाई टेम्पोरल हेमिएनोपिया, हेमिएनोपिया, बाई टेम्पोरल हेमिएनोपिया, ठीक है जी। ये चीजें आपको कंफर्म मिलेंगी। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि बाई टेम्पोरल हेमिएनोपिया क्यों होगा। तो ये जो आपके पास डायग्राम आप लोगों को नजर आ रही है ना, ये जो डायग्राम है, ये आपके पास पेशेंट जो है वो प्रेजेंट कर रहा है बाई टेम्पोरल हेमिएनोपिया की वजह से, ठीक है जी। बाई टेम्पोरल, बाई का मतलब दो, टेम्पोरल रीजन, आई जो आपके पास आंख है ना, ये अगर हम आंख बनाएं, तो आंख का, ये जो आंख है इसका जो ये दरमियान वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये नेजल पार्ट है जो कि नाक की तरफ, नोज की तरफ होता है। और जो आंख का बाहर वाला हिस्सा है, बैरूनी हिस्सा है, ये वाला, ये आपके पास है टेम्पोरल। इसको दूसरे कलर से हम प्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जो कनपट्टी की साइड पे होता है, तो ये टेम्पोरल रीजन है। तो अगर किसी बंदे को एडिनोमा है, किसी भी सेल का एडिनोमा हो गया है, तो वो आपके पास बाई टेम्पोरल हेमिएनोपिया के उसकी कनपट्टी की तरफ जो आई साइट है, वो दोनों तरफ से रिमूव हो जाएगी। तो दोबारा से ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, तो इस पे आप देखें कि दरमियान में तो उसको दुनिया नजर आ रही है, लेकिन साइडों से वो दुनिया को नहीं देख पा रहा। इतनी जो आपके पास ये बाकी वाला जो है वो सारे का सारा जो है वो ब्लैंक है। तो ये बंदा बाई टेम्पोरल हेमिएनोपिया के साथ प्रेजेंट करेगा। पेचूटरी से, पेचूटरी को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है, इस ऐसा इस वजह से होता है कि यहाँ पे आपको इस डायग्राम में, इस डायग्राम पे आ जाएं, यहाँ पे आपके पास जो आपके पास पेचूटरी लोकेटेड होता है ना, मैंने कहा जैसे सेला टर्शी का, तो वो बिल्कुल आपके पास यहाँ पे लाई कर रहा होता है। ये जो आपके पास जो मैंने एरिया डॉट किया है, ब्लैक डॉटेड डार्क डॉट किया है मैंने, तो यहां पे लाई कर रहा होता है बेसिकली, ठीक है जी। एनाटॉमिकली ओरिएंटेशन की हम बात करें, तो जैसे ही एडिनोमा होगा, तो पेचूटरी जो है वो, पहले पेचूटरी ये था, अब पेचूटरी जो है वो साइज इंक्रीज कर रहा है, इस तरह इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, तो स्पेसिफिकली इस एरिए पे आके वो कंप्रेस करेगा। मास इफेक्ट इसको कहते हैं कि कोई चीज जो है वो आके किसी को दबा रही है, दूसरे स्ट्रक्चर को दबा रही है। तो जब वो यहां पे आके इसको दबाएगा, इसको कंप्रेस करेगा, तो यहां से स्पेसिफिक ऑप्टिक फाइबर गुजर रहे होते हैं, ठीक है। जो आपके पास ऑप्टिक नर्व होती है, वो उसके स्पेसिफिक आपके पास जो फाइबर्स हैं वो यहां से गुजर रहे होते हैं, और वो फाइबर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं दोनों आंखों के टेम्पोरल साइड के विजन के लिए। तो अगर यहां पे वो वाले फाइबर कंप्रेस हो गए, तो दोनों तरफ से जो आपके पास टेम्पोरल रीजन का एरिया होगा, वो आपके पास क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से कोई भी बंदा पेचूटरी एडिनोमा के साथ मिलेगा, हेडेक क्यों होगा, वो भी आपके पास कंप्रेशन की वजह से होगा कि जो नर्व्स गुजर रही हैं वो पेन की सेंसेशन बढ़ा देंगी, ठीक है। और दूसरा बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया के साथ पेशेंट मिलेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है हाइपोपेचूट्रिज्म। कि हाइपोपेचूट्रिज्म क्या होगा। हाइपो से आपको पता चल गया कि कम, हाइपो का मतलब है कम, पिचूट्रिज्म पिचूटरी ग्लैंड है, कि अगर आपके पास पिचूटरी ग्लैंड का जो काम है, पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड का काम जो है वो अगर कम हो गया है, तो वो किस तरह से बंदे को, बंदा प्रेजेंट करेगा, और उसकी कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम फर्स्ट एड पे चलते हैं। फर्स्ट एड पे मैं आपको दिखा देता हूं कि हम कहाँ पे ये बात डिस्कस करने लगे हैं।
यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो टॉपिक है ये पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी और शीहान सिंड्रोम, ये सारा इधर है जी। ये हमारे पास ये टॉपिक है पेज नंबर 343 पे। व्हाट इज द हाइपोपिट्यूटरिज्म, ठीक है। इसमें हम शीहान सिंड्रोम का भी डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी क्या होती है, तो ये सारी बातें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, वो कहता है कि कौन कौन सी काजेज हो सकती हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉन फंक्शनल एडिनोमा, कि कोई भी ऐसी ऐसा एडिनोमा है, कुछ ऐसे सेल्स आपके पास जो हैं वो ग्रो कर गए हैं जो कि फंक्शनल नहीं है। कुछ ऐसे हैं ना, जैसे कि मैंने कहा था कि लैक्टोट्रोफ सेल्स थे। लैक्टोट्रोफ्स जो सेल्स थे वो आपके पास क्या थे कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोलैक्टिन को रिलीज कर रहे थे, ठीक है जी। लेकिन इसकी वजह से प्रोलैक्टिन अगर ज्यादा था तो प्रोलैक्टिनीमिया हो रहा था, प्रोलैक्टिनीमिया हो रहा था। लेकिन कुछ आपके पास ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन फंक्शनल होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मास में इंक्रीज होते हैं, लेकिन वो आपके पास फंक्शनल नहीं होते। तो ऐसी कंडीशन अगर होगी तो ये आपके पास पेट्यूटरी को कंप्रेस करेगी, जिसकी वजह से पिट्यूटरी से जो नॉर्मल सेल से हार्मोन रिलीज होने थे वो भी नहीं होंगे, और आपके पास पिट्यूटरी की सेक्रीशन जो होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इन इस बात को आगे डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे साइड पे एक लिख देता हूं कि अगर हाइपोपिट्यूटरिज्म की कंडीशन है तो इस बंदे में एफएसएच का लेवल कम होगा, इस बंदे में एलएच का लेवल कम होगा, इस बंदे में टीएसएच का लेवल कम होगा, इस बंदे में एसीटीएच का लेवल कम होगा, ठीक है। इस बंदे में प्रोलैक्टिन का लेवल कम होगा, और इस बंदे में ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम होगा। तो ये सारे के सारे हार्मोन कम है। क्रेनियोफ्रेंजियोमा, ये जो टर्म लिखी हुई है इसका क्या मतलब है। क्रेनियो आपके पास, क्रेनियो का मतलब है स्कल, और फ्रिंजियोमा जो आपके पास है फेरिंक्स। तो ऐसा कौन सा ट्यूमर है जो कि आपके स्कल और फेरिंक्स से मिलके बनता है। तो ये जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपके पास ये जो स्ट्रक्चर होता है, जो ऊपर मैं आपको दोबारा से लेके चलता हूं, ये मैंने लिखा था यहाँ रथ के पाउच। रथ के पाउच जो कि आपके पास ओरल एक्टोडर्म से ये स्ट्रक्चर जो है वो बनता है अगर इसका ट्यूमर हो जाए, ठीक है। जो दोबारा से आपके पास क्रेनियोफ्रेंजियोमा, आपके पास पोस्ट पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्ट एंटीरियर पिट्यूटरी रेमिनेंट स्ट्रक्चर, रेमिनेंट स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, रथ के पाउच, रथ के पाउच, ठीक है। जिसने आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी बनाना था, ठीक है। जब एंटीरियर पिट्यूटरी बन जाता है, सेला टर्शिका में चला जाता है, ऊपर से फ्यूजन हो जाती है एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ, ठीक है। ये नीचे से रथ के पाउच था, ऊपर से आपके पास क्या, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी आएगी, आपस में फ्यूजन हो गई। इसके बाद रथ के पाउच खत्म हो जाता है। लेकिन अगर रेमिनेंट रह जाए, बकाया बकाया जात रह जाए उसके, ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर के, तो वो नेक्स्ट आपके पास कन्वर्ट हो जाते हैं क्रेनियोफ्रेंजियोमा में। तो क्रेनियो स्कल और फेरेंक्स से निकला है, मतलब कि ये जो रथ के पाउच होता है ये ओरल एक्टोडर्म मतलब कि फेरेंक्स से बन रहा होता है, तो इस वजह से इसको क्रेनियोफ्रेंजियोमा कहा जाता है। तो अगर ये कंडीशन होगी तो इसमें भी आपको हाइपोपिट्यूटरिज्म की कंडीशन मिलेगी। इस्कीमिया, ब्लड सप्लाई कम आ रही है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, स्ट्रोक हो गया, कुछ भी हो सकता है कि जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो गई है, तो आगे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं आ रही। ब्रेन इंजरी, सडनली कोई बंदा एक्सीडेंट है, कुछ भी हुआ है, तो सडनली ब्रेन इंजरी हुई है, तो इस वजह से भी हो सकता है। हेमरेज की कंडीशन हो सकती है। ये बेसिकली हेमरेज हो सकता है ट्यूमर की कंडीशन में, क्योंकि कोई ट्यूमर था। तो ट्यूमर अक्सर ऐसे होता है कि ट्यूमर आपके पास जो ट्यूमर सेल्स होते हैं, जाहिर बात है सेल्स भी ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से वो ब्लड भी ज्यादा रिसीव कर रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन हो सकती है कि हेमरेज हो सकता है। रेडिएशन, किसी बंदे को नेक हेड का आपके पास ट्यूमर है तो वो रेडिएशन से ट्रीटमेंट करवा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको हाइपोपिट्यूटरिज्म जो है वो देखने को मिल सकता है। अब इसके सिम्टम्स जो हैं वो आप लोगों ने मुझे बताने हैं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अब कि क्या हो जाए। जाहिर बात है, सिंपल सी आसान सी बात है कि इसमें क्या होगा, हाइपोपिट्यूटरिज्म में तमाम हार्मोन्स कम हो गए हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो आपके पास मेन जो होता है ना, एसीटीएच जब बॉडी में कम हो जाता है, एसीटीएच, एसीटीएच कम होगा तो कोर्टिसोल भी कम होगा,
ठीक है, कोर्टिसोल भी कम होगा, तो कोर्टिसोल मेन आपके पास जो बंदा प्रेजेंट करेगा ना, वो शॉक के साथ प्रेजेंट करेगा, शॉक हाइपोटेंशन के साथ प्रेजेंट करेगा, क्योंकि शॉक ये बंदा हाइपोटेंशन के साथ प्रेजेंट करेगा। ठीक है, एक एक्सेप्शन है इसमें, लेकिन बंदे के जो आपके पास सॉल्ट वेस्टिंग नहीं होती, क्योंकि सॉल्ट को जो मेंटेन कर रहा होता है ना, जो हार्मोन आपके पास बॉडी सॉल्ट्स को मेंटेन कर रहा होता है, वो एल्डोस्टेरोन होता है। और एल्डोस्टेरोन आपके पास यहां से रिलीज नहीं होता पिट्यूटरी से, बल्कि वो आपको पता है कि वो आपके पास एड्रीनल मेडुला जो सॉरी एड्रीनल कॉर्टेक्स, जो एड्रीनल ग्लैंड जो आपके पास है, जो कि किडनी के ऊपर पड़ा होता है। ये आपके पास किडनी है, तो किडनी के ऊपर यहाँ पे जो ग्लैंड होता है एड्रीनल ग्लैंड, यहाँ से आपके पास दो लेयर्स होती हैं, मेडुला और कॉर्टेक्स। ठीक है, और कॉर्टेक्स ग्रेनुलोजा फेसिकुलेटा रेटिकुलरिस, तो आपके पास जो ग्रेनुलोजा लेयर होती है वहां से एल्डोस्टेरोन रिलीज हो रहा होता है, तो इस वजह से एल्डोस्टेरोन का लेवल सेम रहेगा। ठीक है, यहां से इस तरह भी पूछ सकता है कि कोई ऐसी कंडीशन है कि आपकी बॉडी शॉक में है लेकिन एल्डोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल है, तो वो बंदा किस क्या उसको मेन उसको डायग्नोज आप क्या करेंगे? बाकी सारे के सारे हार्मोन कम है, सारे के सारे ऊपर मैंने लिखा हुआ है, एफएसएच भी कम है, टीएसएच कम है, प्रोलैक्टिन, जीआर ग्रोथ हार्मोन, ये सारे कम है, और बाकी सिर्फ और सिर्फ साल्ट जो होगा वो मेंटेन होगा। ठीक हो गया जी, हाइपोगोनेडिज्म, वो सारी बातें जो हैं वो हो गई हैं, सारी हो गई हैं। ठीक है, एक और कंडीशन होती है आपके पास जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी और आपके पास ये जो हाइपोपिट्यूटरिज्म है, इसमें क्या फर्क है? पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी जो है ना, हमेशा एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात करने, जब भी इसका सिनेरियो देगा, ये भी हाइपोपिट्यूटरिज्म की कंडीशन है कि इसमें भी सारे हार्मोन्स कम होंगे, लेकिन वो दो बातें जो हैं वो मेन आपको पॉइंट आउट करेगा। एक वो कहेगा कि एक्यूट ऑनसेट, एक्यूट ऑनसेट है, एक्यूट ऑनसेट सडन, और दूसरा आपके पास सवेयर हेडेक, सवेयर हेडेक। ठीक है जी, सवेयर हेडेक के साथ और एक्यूट ऑनसेट, मतलब बंदा बिल्कुल ठीक नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल था, और फौरी तौर पे उसके सर में जो है दर्द शुरू हो गया, और उसके अलावा आपके पास क्या होगा कि डिफरेंशियल पॉइंट ये कि डिप्लोपिया, उसमें तो था आपके पास कि बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया, के आहिस्ता आहिस्ता ट्यूमर ग्रो करता है, वो बढ़ता है, वो कंप्रेस करता जाता है, लेकिन इसमें आपके पास डिप्लोपिया के साथ पेशेंट मिलेगा। डिप्लोपिया का मतलब होता है कि मतलब कि धुंधला नजर आना। धुंधला क्यों नजर आएगा? क्योंकि आपके पास ओकुलोमोटर नर्व जो है उसको ये आपके पास डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा कि डिप्लोपिया देखने को मिलेगा। बाकी शॉक हमेशा, हाइपोपेचोटिज्म की कोई भी कंडीशन है तो आपके पास जो ट्रेडमार्क है वो शॉक है। हाइपोटेंशन के साथ पेशेंट जो है वो मिलेगा। अगर सडन ऑनसेट है और बाकी तमाम हार्मोन वो कह रहा है कि बॉडी में कम है, और उसके अलावा डिप्लोपिया है, तो वो आपके पास है एपोप्लेक्सी। ठीक हो गया जी, पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। लेकिन अगर सडन आपके पास सडन ऑनसेट नहीं है और सवेयर हेडेक भी नहीं है, डिप्लोपिया भी नहीं है, तो फिर आपके पास क्या है? हाइपोपिट्यूटरिज्म। ठीक है जी। व्हाट इज शिहान सिंड्रोम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? क्या होता है कि आपके पास, जैसे कि मैंने कहा, वही बात है कि ईस्ट्रोजन जो था वो ज्यादा था। ईस्ट्रोजन अगर ज्यादा था तो ईस्ट्रोजन ने क्या किया कि प्रोलैक्टिन, बेसिकली प्रोलैक्टिन को ये इंक्रीज नहीं करता, बल्कि जो लैक्टोट्रॉफ सेल्स हैं, जो आपके पास लैक्टोट्रॉफ सेल्स हैं ना, ये उनकी अमाउंट को बढ़ा देता है, नंबर में इंक्रीज कर देता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्रोलैक्टिन बनाओ यार, मुझे आपकी जरूरत है। तो अगर आपके पास ईस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा है, लैक्टोट्रॉफ सेल ज्यादा हैं, तो प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा। अगर ऐसी कंडीशन है, लेकिन शिहान सिंड्रोम में होगा क्या? शिहान सिंड्रोम पोस्ट आपके पास जब प्रेगनेंसी होती है ना, मतलब कि पोस्ट पार्टम हेमरेज अगर हो जाए, मतलब कि जब डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी के दौरान ज्यादा से ज्यादा ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग, डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी ब्लीडिंग इंक्रीज, पोस्टपार्टम ज्यादा से ज्यादा ब्लीडिंग हुई। जब ब्लीडिंग ज्यादा से ज्यादा हुई, तो यहां पे क्या था कि लैक्टोट्रोफ्स जो थे वो आपके पास इंक्रीज इन नंबर थे। इससे भी ज्यादा आसान करते हैं कि आपके पास प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि पिट्यूटरी का साइज इंक्रीज कर जाता है। ठीक हो गया, इंक्रीज क्यों कर जाता है? वो कहता है कि मुझे ज्यादा हॉर्मोन्स की जरूरत है, क्योंकि आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थायराइड हार्मोन भी चाहिए होता है ब्रेन की मैचुरेशन के लिए। ठीक है, सारे हॉर्मोन्स ज्यादा से ज्यादा चाहिए होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो आपके पास ये जो पिट्यूटरी है, ये अगर नॉर्मल पे छूट रही है, तो प्रेगनेंसी के दौरान ये तो जो था वो साइज में इंक्रीज हो गया है। ठीक है, अब साइज में अगर इंक्रीज हो गया है,
तो इंक्रीज हो गया तो जाहिर बात है, अब साइज बड़ा है तो ब्लड सप्लाई भी उसको ज्यादा चाहिए। जब अगर उसको ब्लड सप्लाई ज्यादा चाहिए तो पोस्टमार्टम जैसे ही डिलीवरी होती है, ठीक है, एक बेबी सॉरी एक औरत जो प्रेग्नेंट थी उसने बेबी डिलीवर किया तो ब्लीडिंग हुई, तो इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, सम हो ऐसे हो जाता है कि ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है। तो अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो गई तो अब यहाँ पे ये कंडीशन है कि यहाँ पे पिट्यूटरी साइज में बड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि मुझे ब्लड सप्लाई ज्यादा चाहिए, लेकिन पीछे से फौरी तौर पे ब्लड सप्लाई जो है वो रुक गई है। ठीक है, अब ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं आ रही प्रॉपर, जो कि इसको आपके पास प्रॉपर फंक्शनिंग इसकी करवा सके। तो अगर ऐसी कंडीशन हो जाएगी तो इस कंडीशन को कहते हैं शिहान सिंड्रोम। ठीक हो गया, कि जिसमें आपके पास जो पिट्यूटरी है पोस्टपार्टम आपके पास हेमोरेज के बाद सॉरी ब्लीडिंग पोस्टपार्टम ब्लीडिंग के बाद आपके पास क्या होता है कि वो काम करना छोड़ जाता है। और हमें कैसे पता चलेगा? वो जो कि मैंने आपको एग्जांपल दी है तो वो सिनेरियो भी ऐसे ही देगा। वो यही कहेगा कि एक नॉर्मल डिलीवरी हुई है, ठीक है, लेकिन जो ब्लीडिंग थी वो ज्यादा हो गई है, लेकिन अब क्या है कि माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही, ठीक है, ठीक वो फीड नहीं कर पा रही। तो फीड क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि आपके पास लैक्टोट्रोफ सेल्स जो हैं, लैक्टोट्रोफ सेल्स जो हैं वो अपना काम छोड़ गए हैं। ठीक है, वो क्यों छोड़ गए हैं? क्योंकि वो साइज में बड़े हो गए थे और अब अचानक से उनकी जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। ठीक हो गया, तो इस्कीमिया हो चुका है, तो इस वजह से आपके पास इस कंडीशन को कहते हैं शीहान सिंड्रोम। ठीक हो गया जी, यहाँ तक सारी बात हो गई है। हम चलते हैं बुक पे देखते हैं कि कौन सी ऐसी बात है जो हमें अभी हमने डिस्कस नहीं की। ठीक हो गया, तो ये आपके पास अंडर सक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स ड्यू टू नॉन स्क्रीटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा और क्रेनियोफ्रेंजियोमा, ये दोनों बातें हमने डिस्कस कर ली थी। क्या होता है शिहान सिंड्रोम? इस्कीमिक इन्फार्क्ट ऑफ पिट्यूटरी फॉलोइंग स्केयर पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, पोस्टपार्टम हेमरेज होने की वजह से प्रेगनेंसी इंड्यूस पिट्यूटरी ग्रोथ, की उसने ग्रोथ बढ़ा दी थी, और आपके पास इंक्रीज सस्केप्टिबिलिटी टू हाइपोपरफ्यूजन। इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर पोस्टपार्टम हेमरेज होगा तो हाइपोपरफ्यूजन का जो खतरा है, जो खदशा है, वो बढ़ जाएगा। प्रेजेंट विद फेलियर टू लैक्टेट, एमेनोरिया, कोल्ड इंटॉलरेंस, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स मेनली अफेक्टेड। तो मोस्ट कॉमनली फेलियर टू लैक्टेट, जो वो एग्जामिनर जो चीज हमें हिट करेगा वो कहेगा कि वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही, बाकी तो सारे के सारे हाइपोपिट्यूटिज्म होगा, क्योंकि ये कंडीशन ही हाइपोपिट्यूटिज्म की है। तो जैसे मैंने सारे हार्मोन्स कम लिख दिए थे तो ये सारे कम हो जाएंगे। पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी, जैसे कि सडन हेमरेज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड फौरी तौर पे, ठीक है जी। एग्जिस्टिंग पिट्यूटरी एडिनोमा, कुछ पहले से एडिनोमा था जो कि रप्चर हो चुका है, कुछ भी हो चुका है। सडन ऑनसेट ऑफ सवेयर हेडिक, ये बात आपने नहीं भूलनी। ठीक है जी, विजुअल इंपेयरमेंट, बाइटेम्पोरल हेमियनोपिया और डिप्लोपिया ड्यू टू क्रेनियल नर्व 3। और उसके अलावा हाइपोपिट्यूटिज्म की कंडीशन जो है वो सारे ब्रेन इंजरी रेडिएशन की वजह से हो सकती है। तो इसकी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? हमने इसकी ट्रीटमेंट में उन्होंने लिखा हुआ है कि ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, थायरोक्सिन, सेक्स स्टीरॉइड, ठीक है जी, और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो सारे के सारे आपने हार्मोन जो हैं वो पेशेंट को बाहर से देना शुरू कर देने हैं, ताकि उस बंदे की बॉडी जो है वो नॉर्मल अपना मेटाबॉलिज्म जो है वो करती रहे। ठीक हो गया, तो ये हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो हमने करना है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन के बारे में किस किस को पता है कि क्या होता है? कुछ बताना चाहेंगे आप लोग कि मैं ही बता दूं? चले मैं ही बता देता हूं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, आप थक ना जाएं। ग्रोथ हार्मोन आपके पास मेनली, जो आपके पास इसका मेन फंक्शन है ना, वो लीनियर ग्रोथ करता है। ठीक है जी, आपकी बॉडी की लीनियर ग्रोथ में हेल्पफुल है। लेकिन आपके पास जो मेन बात है वो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कब कब रिलीज होता है और कब कब नहीं होता। ग्रोथ हार्मोन मेनली आपके पास प्रोटीन इन नेचर है, प्रोटीन इन नेचर। ठीक है जी, और दूसरा ये आपके पास हाइड्रोफिलिक होता है। ये अपने स्पेसिफिक सेल के पास जब जाएगा काम करवाने के लिए तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही इसके रिसेप्टर होते हैं। हमने जो बात मेन पढ़नी है कि कौन कौन से आपके पास फैक्टर हैं जो कि हाइपोथैलेमस सॉरी जो कि ग्रोथ हार्मोन को स्क्रीट करवाते हैं, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशंस को रोकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है, ये आपके पास यहां पे मैं लिखता हूं,
रिलीजिंग फैक्टर्स, सबसे पहला जो फैक्टर है वो आपके पास है GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। और ये कहां से रिलीज होता है? ये आपके पास रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। इसके बाद नेक्स्ट जो फैक्टर है वो आपके पास है स्लीप। अगर कोई बंदा जी भर के सोता है ना, प्रॉपर स्लीप करता है, तो वो भी आपके पास क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन को इनहांस करेगा। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज जो है वो भी ग्रोथ हार्मोन को आपके पास क्या करेगी? इनहांस करेगी, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि इनहिबिटरी फैक्टर्स। इनहिबिटरी फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करते हैं? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज, ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत अहम बात है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हाई यील्ड है ग्लूकोज, किस तरह से रिलेट होता है मैं सारी बात आपको बताता हूं। दूसरा, सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन। और तीसरे नंबर पे आपके पास IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, और इसको सोमैटोमीडियन भी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या करते हैं कि ये इनहिबिट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे जाने से पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके पास ग्रोथ हार्मोन जो है ये किस तरह से बॉडी में इफेक्ट करता है और इसका क्या क्या काम होता है। तो मेनली यहां पे मैंने जो बात, जो आप लोग देख रहे हैं, मैंने ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा खुद बताता हूँ, फिर आगे चलते हैं हम। अच्छा जी, ग्रोथ हार्मोन की हमने सेक्रीशन करवा ली, किन चीजों से करवाई हमने? या तो हम सो गए, या हमने एक्सरसाइज की, या हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करवाया। तो जब ये सारे के सारे आपके पास रिलीज हुए, तो इसका मेन फंक्शन है कि ये सबसे पहले आता है आपके बॉडी में, लीवर के पास आता है, ठीक है। लीवर के पास आएगा और लीवर को कहेगा कि भाई जल्दी कर, ठीक है जी। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है जी, पिट्यूटरी से आया, और पिट्यूटरी से आके ये लीवर में लगा, और लीवर से ये आपके पास रिलीज करवाएगा IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, ठीक है। यहाँ पे एमसीक्यूज आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो ग्रोथ हार्मोन है वो पल्सटाइल, पल्सटाइल इन मैनर, इन नेचर, ठीक है जी। पल्सटाइल नेचर होता है, मतलब ये कि आपके पास ये इस तरह से इसकी सक्रीशन होती है। ऐसे नहीं है कि ये आपके पास सक्रीट ही होता रहता है, बल्कि बॉडी में आपके पास ये कुछ वक्त इसकी सक्रीशन ज्यादा होती है, फिर कम हो जाती है, फिर ज्यादा सक्रीट होता है, फिर कम होता है। इसके साथ एक और हार्मोन है जो कि सेम इसी तरह से आपके पास पल्सटाइल मैनर में सक्रीट होता है, GnRH, गुनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन जो है वो भी आपके पास पल्सटाइल मैनर में रिलीज होता है, ठीक हो गया। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि अगर किसी बंदे की बॉडी में, अगर मैंने कहा कि आपके पास सोमैटोट्रोफ सेल्स हैं, सोमैटोट्रोफ सेल्स, सोमैटोट्रोफ सेल्स ये वो सेल हैं जो कि आपके पास ग्रोथ हार्मोन की सेक्रीशन करते हैं, ठीक है जी। और अगर इनका एडिनोमा हो गया, बेशक एडिनोमा हो गया, तो ग्रोथ हार्मोन आपको, आप अगर आप सीरम टेस्ट कर रहे हैं तो ग्रोथ हार्मोन हमेशा आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पास जो IGF-1 है ये आपके पास कांस्टेंट इंक्रीज मिलेगा। ग्रोथ हार्मोन जो है वो पल्सटाइल मैनर में आपके पास रिलीज होता है, लेकिन आपके पास इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर जो है वो कांस्टेंट ही सीरम में ज्यादा होगा। इसी वजह से अगर किसी बंदे को एक्रोमेगली है, मतलब कि उसकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज्यादा हो गया है, तो हम एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट कभी भी ग्रोथ हार्मोन को चेक नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं? IGF-1 को चेक करते हैं, क्योंकि ये हमेशा से ज्यादा रहता है इन सीरम, ठीक है जी। ये बात हमारे पास होगी। इसके फंक्शन को हम डिस्कस करने लगे थे, दोबारा दूसरी तरफ आ गए हैं। तो आईजीएफ को हमने रिलीज करवाया था, आईजीएफ के आगे क्या क्या काम है? तो आईजीएफ के जो आगे काम है, ये मैंने ऊपर एक डायग्राम यहाँ पे बनाई हुई है, ये आप लोग देख लें कि ग्रोथ हार्मोन, यहाँ पे आपके पास क्या हुआ कि ग्रोथ हार्मोन आया, और ग्रोथ हार्मोन नेक्स्ट जो प्रोसेस था जो लीवर के ऊपर था ना काम इसका, यहाँ पे छोटा सा लीवर बना देते हैं। तो लीवर ने आपके पास IGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 को रिलीज किया। ये आगे क्या करेगा कि ये फैट्स, आपकी बॉडी की फैट्स जो हैं वहां पे जाएगा, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम होता है जो कि डिग्रेडेशन करता है, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड को तोड़ेगा, फ्री फैटी एसिड्स उसमें से निकालेगा, ठीक है। तो लिपोलाइसिस करवाएगा। उसके अलावा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है वो बोन और मसल्स, कॉन्ड्रोसाइट्स जो आपके पास बोन्स हैं, बोन्स की ग्रोथ को बढ़ाएगा, ठीक है।
कहेगा कि ज्यादा से ज्यादा हड्डियां मजबूत हों, अमाइनो एसिड ज्यादा जाएंगे, प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, मसल्स को भी डेवलप करता है और बोन्स को भी डेवलप करता है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा ये जो काम है, यहां पे जो बात कर रहा है कि ग्लूकोज अपोजिज इंसुलिन और रेज ब्लड ग्लूकोज, ये बात थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ज्यादा अच्छे से। ये सीधी सीधी बातें हैं कि लीवर से आईजीएफ आया और उसने फैट को तोड़ा तोड़ा और वहां से आपके पास लिपोलाइसिस करवाई, फ्री फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल को निकाला और उसके अलावा इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर ने बोन और मसल्स की फॉर्मेशन करवाई। कैसे ये इंसुलिन को अपोज करेगा? बुक में एक बात लिखी हुई है, उन्होंने लिखा हुआ है कि ये डाइबैटोजेनिक होते हैं। डाइबैटोजेनिक, डाइबैटोजेनिक का क्या मतलब है? डाइबैटोजेनिक का मतलब ये है कि ये जब भी आपके पास बॉडी में आएगा, मतलब ये ग्रोथ हार्मोन आया, ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन आने की वजह से इंसुलिन हमेशा ज्यादा हो जाएगी। इंसुलिन ज्यादा हो जाएगी ग्रोथ हार्मोन जैसे ही आएगा, ठीक है। तो ये एक पैरामीटर सा मैंने बना के दिया है, ग्रोथ हार्मोन नीचे की तरफ, मतलब है, ये नहीं है कि कम है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन जैसे ही आएगा वो इंसुलिन को बॉडी में बढ़ा देगा। अब इंसुलिन का काम ये होता है कि अगर हमारे पास ये कोई भी सेल है, ये सेल है, ये सेल है, तो यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। तो आपके ब्लड से जो ग्लूकोज है, मतलब कि क्या होगा कि ये अगर ग्लूकोज है, जी 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 ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को क्या करवाना होता है? इंसुलिन ने आपके पास सेल्स में स्टोर करवाना होता है। एनाबोलिक हार्मोन है आपके पास जो इंसुलिन है ना, एनाबोलिक, एनाबोलिक की नेचर है, जो फॉर्मेशन मतलब कि स्टोर करेगा, ग्लूकोज से ट्राइग्लिसराइड बनाएगा, मतलब कि ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी, सॉरी ग्लाइकोजेनेसिस कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगी और ट्राइग्लिसराइड बनेंगे। मतलब ये ग्लूकोज को स्टोर करता है मसल सेल्स में। अब जब ग्रोथ हार्मोन आया तो ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? इंसुलिन को कहेगा नहीं भाई, मैं बैठा हूं, मैं आपको ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जाने नहीं दूंगा, ठीक हो गया। अगर वो सेल के अंदर लेके जाने नहीं देगा तो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ब्लड में आपके पास हाइपरग्लाइसीमिया, तो ग्लूकोज जो होगा वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि इंसुलिन को रेजिस्टेंस, इंसुलिन को रेजिस्ट करेगा, उसको अपना काम नहीं करने देगा। अगर इंसुलिन को अपना काम करने नहीं देगा तो आप लोगों को शायद पता होगा कि आपके पास जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज अल्फा बीटा और डेल्टा सेल्स होते हैं, तो बीटा सेल से जब इंसुलिन बॉडी में ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा तो पैंक्रियाज क्या कहेगा कि भाई इंसुलिन जल्दी आ जा, मुझे, मैं ज्यादा हूं और मुझे कहीं किसी ना किसी जगह महफूज कर ले। तो इसी वजह से अगर किसी बंदे की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज्यादा है तो इसके पैरल, हमने कहा कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो डाइबैटोजेनिक होता है और वो इंसुलिन को रेजिस्टेंस, इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवा देता है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज की सेल में अपटेक नहीं कर पाती, और ग्लूकोज और इंसुलिन, इंसुलिन का लेवल भी ज़्यादा हो जाता है और ग्लूकोज का लेवल भी जो होता है वो बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, ठीक हो गया। तो अगर इंसुलिन और ग्लूकोज का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो रहा है तो ये आपके पास क्या होता है कि इनका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। तो ये दोबारा से जाएंगे और कहेंगे कि ग्रोथ हार्मोन, जैसे कि मैंने कहा कि ग्लूकोज जो है वो भी कम कम करेगा, ठीक है। और आपके पास आगे नेक्स्ट इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर जो है वो भी, अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगा, ठीक है। और सोमेटोस्टेटिन जो है वो तो वैसे ही हाइपोथैलेमस से इनहिबिटरी फैक्टर जो है वो रिलीज होता है जो कि इसको कम करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमने बात की यहाँ तक ग्रोथ हार्मोन की बात हो गई है। तो अब आपके पास नेक्स्ट ऐसी कंडीशन अगर होगी किसी बंदे की बॉडी में, अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो गया, ठीक है, अगर तो बच्चों में बढ़ रहा है, चिल्ड्रन में बढ़ रहा है, तो इसको कहेंगे जिजेंटिज्म, जिजेंटिज्म, ठीक है। इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रन, ठीक है जी। और उसके अलावा दूसरे नंबर पे अगर आपके पास एक्रोमेगली, इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट्स और ओल्ड एज जो है, ठीक है, तो अगर इनमें बढ़ेगा तो इसको बोलेंगे एक्रोमेगली। तो एक्रोमेगली हमारे पास जो कंडीशन होती है, ये हम बात देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। हम दोबारा से बुक पे जाते हैं और खत्म करते हैं।
जो चीज़ थी, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर किसी बंदे की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो गया एडल्ट में, ठीक है, तो इसको बोलेंगे एक्रोमेगली, ठीक है जी। इस बंदे को ये सिम्टम्स क्या आएंगे, टांग इसकी, सारे ऑर्गन जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, ठीक हो गया। फ्रंटल बोजिंग मतलब कि इसके जो फोरहेड की बोन होगी वो भी बढ़ जाएगी, ठीक हो गया जी। तो इसका जो फेस होगा वो एज्ड फेस नजर आएगा कि ज्यादा उम्र का बंदा है। डीप वॉइस, डायफ्रोसिस, ज्यादा पसीना इसको आएगा। हाइपरट्रॉफिक आर्थ्रोपैथी, इसका ये मतलब है कि जो जॉइंट्स हैं उनके जो कार्टिलेजेस हैं, ठीक है, जो जॉइंट्स हैं कार्टिलेज हैं उनमें वो भी इंक्रीज कर जाएंगी और इसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन होगी। हाइपरट्रॉफिक आर्थ्रोपैथी, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये जो बात थी ये आपको पता होना चाहिए। हाइपरटेंशन, ज्यादा हाइपरटेंशन इस वजह से होगी क्योंकि हार्ट, जो आपके पास दिल है, दिल का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा हार्ट आगे ब्लड को पंप करेगा, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन के साथ बंदा प्रेजेंट करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी और हार्ट फेलियर हो जाएगा। प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन जो होगी वो मेंटेन रहेगी, लेकिन हार्ट फेलियर के साथ बंदा जो होगा वो प्रेजेंट करेगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब उन्होंने कहा है कि इसको डायग्नोज कैसे करना है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि सीरम आईजीएफ का लेवल हम चेक करेंगे। ग्रोथ हार्मोन का लेवल जो होगा वो अनरिलायबल होता है, फ्लक्चुएट थ्रू आउट द डे, कि वो आपके पास बढ़ता कम होता रहता है। पता नहीं, अच्छा जी। फेलियर टू सुप्रेस सीरम ग्लूकोज हार्मोन ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अब होता यह है कि जैसे कि मैंने कहा कि ग्लूकोज आपके पास क्या होता है कि इसका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज क्या करवाता है कि ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है, ठीक है। लेकिन ओरल ग्लूकोज टेस्ट, जब हम पेशेंट को ग्लूकोज देंगे, ग्लूकोज हमने दिया लेकिन उसके ग्रोथ हार्मोन का लेवल भी ज्यादा रहा, तो ये जो पेशेंट होगा वो होगा एक्रोमेगली का, एक्रोमेगली का, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो ग्रोथ हार्मोन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, कि उसको रिलीज नहीं होने देता। लेकिन एक्रोमेगली में ग्लूकोज जो होगा, बेशक हम ओरल ग्लूकोज देंगे तो ग्रोथ हार्मोन का लेवल जो होगा वो ज्यादा ही रहेगा। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जो कि हम यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि फेलियर टू सुप्रेस सीरम ग्रोथ हार्मोन फॉलोइंग ओरल ग्लूकोज, ठीक है जी। और उसके अलावा आखिरी डायग्नोस्टिक टेस्ट ये है कि पिट्यूटरी मास, जब हम एमआरआई करेंगे तो एमआरआई पे हमें पिट्यूटरी मास देखने को मिलेगा। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है कि सोमेटोस्टेटिन एनालॉग, ये क्या चीज है, आपके पास ऑक्ट्रियोटाइड, जैसे कि सोमेटोस्टेटिन जो है ना वो आपके हाइपोथैलेमस से नेचुरली रिलीज होता है, ठीक है। इसी तरह से ऑक्ट्रियोटाइड जो है, ऑक्ट्रियोटाइड आपके पास सिंथेटिकली बाहर से हम देते हैं जो कि सोमेटोस्टेटिन का एनालॉग है। तो जो कि आपके पास क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को कम कर देगा। उसके अलावा आपके पास पेग्विसोमेंट, ये आपके पास ड्रग होती है कि जो ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ये भी दे सकते हैं। और डोपामीन एगोनिस्ट जो है सम पेशेंट में देंगे जो कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को कम कर देगी, सब में नहीं ये चलेगा। डोपामीन एगोनिस्ट कुछ कुछ पेशेंट में ये आपके पास यूज की जा सकती है जो कि आपको रिस्पॉन्स बेहतर दे सकती है, ठीक है। तो ये सारे हॉर्मोन्स थे जो कि आज हमने डिस्कस किए हैं।